सही है, यहाँ तक सबको याद है। अच्छा। उसके अलावा फिर हमने मेटेलिक बॉन्डिंग देखी थी ना, कि मेटेलिक बॉन्डिंग देखी थी। देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग हमने कोवलेंट बॉन्डिंग, जब आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी तब भी मेटेलिक बॉन्डिंग देखी थी। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि मेटल पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली होता क्या है मेटेलिक बॉन्डिंग में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मेटेलिक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मेटल की बात कर रहा हूँ, लेट्स से सोडियम। तो सोडियम एटम को अगर हम देखें तो सोडियम एटम के ना तीन शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। उसका जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, देखो आपको पता है कि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में एट होते हैं, और लार्ज शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, मैं ना अभी सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा इसके। होता क्या है कि सोडियम एटम के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े उसके न्यूक्लियस से दूर होते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में होता है ना। तो हमारे पास देखो होगा क्या कि बराबर में एक और सोडियम एटम होगा, उसके बराबर में एक और सोडियम एटम होगा। अच्छा, तो होता क्या है कि जो सोडियम का न्यूक्लियस है, मतलब ये जो नेबरिंग सोडियम एटम्स है ना, इनके न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है कि जो इनके एडजेसेंट में सोडियम एटम है उनके आउटर मोस्ट शेल को भी ना इलेक्ट्रॉन करने लग जाते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर है। उनका न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या करते हैं, दूसरे एटम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जितने भी सोडियम एटम्स हैं इनके जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बाहर आ जाते हैं उनके शेल से, और बाहर आके ना वो बीच में बैठ जाते हैं। मतलब ना तो वो इस एटम के रहते हैं ना उस एटम के रहते हैं, क्योंकि एटम, कोई भी एटम पूरी तरह उनको छोड़ता नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। मतलब जहां इनको होना चाहिए वहां पे नहीं होते। जैसे इनको कहाँ पे होना चाहिए था, इनको होना चाहिए था अपने अपने एटम के आउटर शेल में, लेकिन अपने वो आउटर शेल से जब बाहर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड हो गए। अभी इनकी जो पोजीशन थी, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी, वो उनकी लोकल या लोकलाइज पोजीशन होती है। लेकिन जब वो बाहर आ जाते हैं ना, लाइक दिस, तो हम कहते हैं कि वो डीलोकलाइज्ड हो गए। तो होता क्या है कि जो नेबरिंग सोडियम एटम्स है ना वो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिसकी वजह से इन सबके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर आ जाते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहे होते हैं, कभी किसी एटम के ज्यादा करीब हो जाते हैं, कभी किसी एटम के ज्यादा करीब हो जाते हैं। जैसे समंदर का पानी खड़े खड़े आगे पीछे नहीं हो रहा होता, इस तरह से ये भी आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो अब ये जो मेटल के एटम्स थे इनका इलेक्ट्रॉन इनसे छिन गया तो ये पॉजिटिव आयन बन गए, तो इनको हम कहते हैं मेटल पॉजिटिव आयंस। सब मेटल्स में मेटेलिक बॉन्डिंग ऐसे ही बनाई जाती है। अब अगर आप कहो कि भाई मुझे मैग्नीशियम की या कॉपर की मेटेलिक बॉन्डिंग शो करनी है, तो आपको ना मेटल पॉजिटिव आयन बनाना है लाइक दिस। अब आपने ये नहीं देखना कि भाई मैग्नीशियम एटम जो है उसके तो आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस आपने मेटल पॉजिटिव आयन बनाना है। इस तरह से रेगुलरली अरेंज लेयर्स बनानी है उसकी, और बीच में इलेक्ट्रॉन्स आप चाहो तो डॉट से शो कर दो या इस तरह से नेगेटिव चार्ज बना दो। तो चाहे कोई भी मेटल हो, मेटेलिक बॉन्डिंग सेम बनेगी उसकी, इसी तरह से बनेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैग्नीशियम मेटल की मेटेलिक बॉन्डिंग बनानी है तो इसी तरह से बनाएंगे जैसे नीचे बना हुआ है। इसी तरह अगर कॉपर मेटल की मेटेलिक बॉन्डिंग बनानी है तो वो भी ऐसी बनाओगे। सही है, समझ आई यहाँ तक बात?
जी सर। अच्छा जी, अब देखो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं? टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन ना, तो मेटल रिएक्ट्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सारे जितने भी प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स है ना, ऑल मेटल्स रिएक्ट बाय losing electrons. And when metal loses electron, they form positively charged ions or cations. They form cations or positively charged ions. Right? मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है? अगर मैं बात करता हूँ लेट से सोडियम मेटल की, ग्रुप वन के दोनों मेटल की बात कर रहा हूँ। जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। इट विल लूज बाय लूजिंग इट्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद 3 शेल्स हैं। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम मेटल का जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड इट विल आल्सो रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन सा एटम, पोटेशियम का एटम या सोडियम का एटम, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा? क्योंकि जो मेटेलिक एटम अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पोटेशियम। पोटेशियम, रीजन? वो इसलिए क्योंकि जो आखिरी आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे दूर है उससे, तो वो आराम से गिरेगा। यस, वेरी गुड। देखो मेटल that loses electrons more easily are more reactive। ठीक है, पोटेशियम का एटम इलेक्ट्रॉन अपना जल्दी लूज करेगा क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। लेकिन सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम के न्यूक्लियस से करीब है कंपैरेटिव टू पोटेशियम। तो पोटेशियम मेटल एटम loses electron more easily because its outermost electron is farther away from the nucleus। सही है, समझ आ गई बात? यहाँ तक लिख लिया है? स्क्रीन आगे कर दूं जरा?
आगे कर दूं ना बेटा, जवाब तो दो, कोई जवाब ही नहीं देता तुम लोग क्लास में। मतलब अगर मैं किसी भी मेटालिक ग्रुप को कंपेयर करूं, जैसे ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को, या ग्रुप 3 को, तो डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, बिकॉज दे लूजेस इलेक्ट्रॉन्स मोर क्विकली या मोर इजली। मतलब अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को देखूं, तो इसमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? फ्रेंशियम, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। और क्यों दूर है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगा वो फ्रेंशियम होगा, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा? लिथियम। ईमान, हिबा, सारिम, अली, सुनैना, समझ आ रही है आप लोगों को बात? हिबा बेटा, अली, तुम लोग अली, हमारा तो जवाब आ गया सारिम। मोबाइल पे लेते हो क्या सब क्लासेस? इसी तरह ग्रुप 2 में भी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होती है, ग्रुप 3 में भी। तो आप एक जनरल बात लिख लो अपने पास कि डाउन द ग्रुप reactivity of metals increases। सर मेरा आपसे एक सवाल था। जी, शुक्र, कुछ तो क्या पूछा ये आपने। जी क्या ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या हमें पूरी याद रख करनी होगी? बिल्कुल याद करनी होगी, वही तो कोशिश कर रहा हूँ अभी याद करवाने की। मैं करवा दूंगा, अभी याद करा दूंगा 5 मिनट में, डोंट वरी। जी, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आएगा, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस में भी, रिडॉक्स में भी, मेटल्स में तो है ही, एसिड एंड बेसिस में भी, तो बहुत सारे चैप्टर्स में आगे ये इन्वॉल्व है। अच्छा, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स ना इंक्रीज होती है, चाहे कोई सा भी ग्रुप। अगर मैं ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज ही होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में तो मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी ग्रुप 1 के मेटल को मुझे कंपेयर करना है ग्रुप 2 के मेटल से या ग्रुप 3 के मेटल से, तो वो हम नहीं कर सकते। मतलब वो मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि कोई ट्रेंड बता दूं आपको। तो वो उसके लिए ना हमें एक्सपेरिमेंट्स करके देखने होते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ओ लेवल के सिलेबस में वो तो नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेटल्स का फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल, जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स भी शामिल होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना है। अब वो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, वो ये है। इसमें से जो सबसे ऊपर मेटल है ना वो मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव। और जो सबसे नीचे जैसे कि प्लेटिनियम है, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डाउन दिस सीरीज बेसिकली डिक्रीजेस, मतलब फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव हो रहा है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम, तो आप कहोगे पोटेशियम। इफ आई आस्क यू कि इज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो नो, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि आयरन सोडियम से रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सिल्वर मोर रिएक्टिव है या गोल्ड, तो सिल्वर इज मोर रिएक्टिव बिकॉज सिल्वर इज अबव द रिएक्टिविटी सीरीज देन गोल्ड, राइट? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ना आपको याद करना है, इसी ऑर्डर में याद करना है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो कैसे याद करते हैं, कुछ लोगों को याद होगा ऑलरेडी, कुछ लोगों को नहीं है। तो इसको याद करने के लिए ना हम एक अपना निमोनिक बनाते हैं। देखो भाई वो क्या है, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब जरा सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। पोटेशियम का सिंबल है के, सोडियम का एन है, कैल्शियम का सी है। तो इन सिंबल्स को यूज करके ना हम रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करेंगे। तो पोटेशियम इसके ना, इसको हम बोलेंगे कल, सोडियम एन है, दिस इज कल नसीमा, कैल्शियम इज सी है, तो दिस इज कल नसीमा के Mg, मैग्नीशियम, कल नसीमा के मंगेतर, you guys know what मंगेतर्स are right? कल नसीमा के मंगेतर, Al is अली, अच्छा अली क्लास में भी है। कल नसीमा के मंगेतर अली, जिंक इज फॉर जेड, इज फॉर जिंक, अली जैन, एफी आयरन, कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर, पीबी लेड, तो पप्पू, एच इज फॉर हैदर, तो कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर, जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। डायरेक्ट सिंबल लिख दो, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। हो गई याद? हाँ भाई अली, याद हो गई? नहीं सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कभी हो जाएगी। देखो भाई, कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर, जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। इसको 10 बार बोल लो माइक खोल के, मजा भी आएगा और तुम लोगों को याद भी हो जाएगी। हाँ भाई याद हो गई, पहले ही कंफर्म कर दो, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसके आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर ये याद नहीं हुई तो। ईमान, हिबा, अली, सारिम और कौन है, सुनैना। डन, याद हो गई या नहीं? आगे बढ़े? अच्छा जी, देखो ये याद तो करनी है हर हाल में, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, याद करे बगैर। अब जैसे भी याद करो, मेक श्योर के याद कर ले सब लोग। अब देखो, इसमें पोटेशियम इज द मोस्ट एक्टिव मेटल एंड प्लेटिनियम इज द लीस्ट एक्टिव मेटल। अब इनकी रिएक्टिविटी से ना, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को देखूं इनकी, तो इनके कुछ रिएक्शंस हैं कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ। देखो जो मोस्ट एक्टिव मेटल है ना, जैसे कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम हो गया, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में कोल्ड वाटर को हम ठंडा पानी मतलब बर्फ डाल के नहीं ठंडा किया हमने। केमिस्ट्री में कोल्ड वाटर होता है वाटर एट रूम टेम्परेचर। दिस इज बेसिकली वाटर एट रूम टेम्परेचर। So potassium, sodium, calcium, they are very reactive and they are so much reactive that they react with cold water. Cold water in chemistry is water at room temperature, मतलब सादा पानी. And when potassium reacts with water, it forms potassium hydroxide. इसका formula बनाया ना, potassium is +1, hydroxide is -1. The formula would be KOH. And it also forms hydrogen gas, H2. Similarly, sodium also reacts with cold water to form sodium hydroxide and hydrogen gas.
और इनका जो रिएक्शन है ना, इट्स एक्सप्लोसिव, इट्स वेरी रिएक्टिव। मतलब अगर पोटेशियम मेटल को आप पानी पे डालोगे ना तो इतना वायलेंट रिएक्शन होता है कि पानी पे ऐसा लगता है बॉम्ब फट गया हो, ब्लास्ट हो जाता है। इसकी मैं वीडियो भेजूंगा तुम लोगों को। असल में जिसने ना मेटल अगर पानी पे डालो तो ऐसा लगता है कि ब्लास्ट हो गया, फट गया, बॉम्ब फट गया। इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है ये। एक्सप्लोसिव क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इट्स वेरी वेरी फास्ट। Similarly, calcium is less reactive than potassium and sodium. It also reacts with cold water, but it reacts readily. Readily मतलब fast तो होता है, but not explosively. फटता नहीं है। डालोगे जल्दी से रिएक्ट करेगा, पानी पे आगे पीछे भागेगा, फ्लोट करेगा, and it will react with water to produce calcium hydroxide and hydrogen gas. अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम का बनता है व्हेन दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अच्छा, उसके नीचे मैग्नीशियम पे आ जाओ ना, तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। व्हाई? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। वो उसकी अपनी रिएक्टिविटी की वजह से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम को अगर पानी के साथ रिएक्ट करवाना है तो वाटर को हीट करके आपको स्टीम की फॉर्म में लाना पड़ेगा। and magnesium react with steam, not with cold water, to produce magnesium oxide and hydrogen gas. मैग्नीशियम को अगर आप कोल्ड वाटर में डालोगे तो इट विल जस्ट सेटल डाउन, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए स्टीम बनानी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा पानी को, तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ऑन द अदर हैंड, इट रिएक्ट्स, इट शुड बी रिएक्टिंग विद स्टीम, बिकॉज जिंक भी रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन भी रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं। डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट दे विल रिएक्ट विद स्टीम। लेकिन एज पर दी रिएक्टिविटी ऑर्डर, एल्यूमिनियम शुड बी रिएक्टिंग विद स्टीम बिकॉज जिंक बीइंग लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, वो तो रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, आयरन भी कर रहा है, लेड भी कर रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम क्यों नहीं कर रहा? तो एल्यूमिनियम के रिएक्ट ना करने की वजह उसकी रिएक्टिविटी नहीं है, वो वजह कुछ और है। वो वजह क्या है? देखो, जब भी कोई मेरे पास मेटल होता है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक मैग्नीशियम मेटल का ब्लॉक है, सिमिलरली ये एक एल्यूमिनियम मेटल का ब्लॉक है, तो जब ये मेटल एयर में रखे हुए होते हैं, इनके सराउंडिंग में ऑब्वियसली एयर है ना दोनों के, तो एयर में होती है ऑक्सीजन, और ये मेटल जो होते हैं ना, इनके जो सरफेस पे एटम्स हैं, सरफेस पे एटम मतलब ये वाले जो सरफेस पे जो एक्सपोज टू एयर हैं, जो एयर से टकरा रहे हैं, तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है सरफेस के एटम्स के साथ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और इसको ना हम कोरोजन ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। मतलब जो मेटल रस्ट खा लेता है ना, जंग लग जाता है, ऑक्साइड बना लेता है, तो वो जाया हो जाता है ऑक्साइड बना के। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले लेयर्स पे बनेगी, सरफेस पे बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, और फिर ऑक्सीजन फर्दर अंदर जाती रहेगी और पूरा का पूरा मैग्नीशियम जो है वो अंदर से रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर मैंने उससे पहले उसको स्टीम में डाल दिया तो वो स्टीम के साथ या कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। एल्यूमिनियम क्यों नहीं रिएक्ट करता? रिएक्टिविटी के हिसाब से तो करना चाहिए था उसको, लेकिन देखो बेटा क्या होता है कि एल्यूमिनियम के जो सरफेस है ना, उस पे लेयर बनेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब वो एयर में रखा रहेगा, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर होती है Al2O3, ये होती है नॉन पोरस। देखो, पोर्स का मतलब समझते हो ना? पोर्स का क्या मतलब होता है? होल्स, छोटे छोटे जो टाइनी होल्स होते हैं, दोज आर नोन एज पोर्स। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर जो होती है नॉन पोरस होती है। बाकी मेटल्स की जो ऑक्साइड लेयर बनती है वो पोरस होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस लेयर का मतलब ये है कि जब इसके सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो जो फर्दर ऑक्सीजन है एयर में वो अब अंदर नहीं जा सकती क्योंकि पोर्स ही नहीं है। इनफैक्ट वाटर भी अंदर नहीं जा सकता इसमें। तो जो अंदर के एल्यूमिनियम के एटम्स हैं वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं।
क्योंकि वाटर अंदर ही नहीं जा रहा तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो जो एल्यूमिनियम सरफेस पे मेटल है ना, वो तो ऑक्साइड लेयर बना लेगा, लेकिन उसके अंदर बाकी का एल्यूमिनियम को वो रिएक्ट नहीं करने देगा, क्योंकि आगे पानी को अंदर ही नहीं जाने दे रहा वो। इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना वो रस्ट भी नहीं करता। भाई एल्यूमिनियम आप कहाँ कहाँ यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर एल्यूमिनियम जो है ना, वो देखो घरों के जो बाहर के दरवाजे होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं, Fe। आयरन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है। इसको हम कहते हैं रस्ट, जंग लगना। लेकिन एल्यूमिनियम कभी रस्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम आपके घरों में जो विंडोज होती हैं ना, विंडोज के जो फ्रेम होते हैं, जो ग्लास विंडोज होती हैं, उनके अब जो फ्रेम बनते हैं वो देखो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, मतलब इनके जो बॉर्डर्स होते हैं ना वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। अच्छा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डल तो हो जाती है क्योंकि ऑक्साइड लेयर बन जाती है, लेकिन वो जंग नहीं खाती। लेकिन घरों के दरवाजे हो गए, गाड़ी की बॉडी हो गई, नीचे से जंग खा जाती है ना, वो रस्ट क्यों लगता है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ लेयर, आयरन ऑक्साइड लेयर बनाता है और अंदर भी वो पूरा बनाता रहता है। लेकिन एल्यूमिनियम की जब सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर, तो वो नॉन पोरस होती है, वो फर्दर ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, तो फर्दर एल्यूमिनियम वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, फर्दर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं होता। तो एल्यूमिनियम जो है ना फर्दर कोरोड नहीं करता, कोरोड या रस्ट नहीं करता। समझ आई यहाँ तक बात? हाँ जी सर। तो एल्यूमिनियम, जी ये मैग्नीशियम जो है इसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं, जैसे जैसे वो एयर अंदर हाँ, ऑक्सीजन में। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना वो पोरस है। इनफैक्ट सारे मेटल्स की लेयर पोरस होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नहीं होती है बस। ओके। तो एल्यूमिनियम मेटल के रिएक्ट, पानी स्टीम के साथ रिएक्ट ना करने की वजह उसकी रिएक्टिविटी नहीं है। एज पर द रिएक्टिविटी ऑर्डर इट शुड बी रिएक्टिंग, because all the metals below aluminum they are reacting with the steam like iron and lead. So aluminum should also be reacting with the steam, but due to its aluminum oxide non-porous layer, it does not allow further water to pass through it. तो रिएक्शन नहीं हो रहा होता। तो एल्यूमिनियम ये लिख लेना अपने पास, मेटल does not react with steam because aluminum oxide Al2O3 aluminum oxide layer form on the aluminum metal surface is non-porous। सर, जी is Al2O3 aluminum oxide is also known as bauxite, right? यस, बॉक्साइट और so it does not allow further O2 oxygen and water to pass through it. Hence, atoms of aluminum metal inside the layers do not react further। अच्छा, अगर मुझे इसको अब एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना है, तो मैं पता है क्या करूंगा। तो मेरे पास एल्यूमिनियम मेटल पड़ा हुआ है ना, उसके सरफेस पे जो ऑक्साइड लेयर बनी है, पहले वो ऑक्साइड लेयर मैं हटा दूंगा। और ऑक्साइड लेयर हम कैसे हटा सकते हैं? हम क्या करेंगे, सैंड पेपर, सैंड पेपर समझते हो ना, रेगमाल जो होता है, उससे घिस घिस के उसको हटा सकते हैं। या फिर इसको हम ना एल्यूमिनियम को ना पाउडर्ड एल्यूमिनियम बना ले, मतलब पूरे एल्यूमिनियम मेटल को क्रश कर दें।
तो अंदर से जो एटम्स है वो एक्सपोज हो जाएंगे। पाउडर्ड एल्यूमिनियम करेंगे तो ये जाके फिर रिएक्ट हो सकता है स्टीम के साथ। सही है। टू मेक aluminum metal to react with steam, we have to remove its aluminum oxide layer। सही है। समझ आ गई बात? ईमान, हिबा, अली, सान, सुनैना, जब ये लिख लो तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। जी सर, समझ भी आ गई और मैंने वो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली। हो गई रिएक्टिविटी सीरीज याद? सुनाओ। के एन ए सी ए और अरे भाई नसीमा के इसमें सुना दो ना, क्या मसला है तुम्हें? कल नसीमा के मंगेतर अली जैन आखिर अली अपना नाम तो नहीं भूलो ना, आगे चलो। आखिर पप्पू हैदर लेकर आए कॉपर सिल्वर, जिंक गोल्ड, प्लेटिनियम, बस सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। हो गई। चलो आगे बढ़ते। ये लिख लिया सबने, आगे बढ़े। ओके भाई। अच्छा, अब आगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में लेड तो रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, जिंक भी कर रहा है। एल्यूमिनियम के रिएक्ट ना करने की वजह उसकी ऑक्साइड लेयर है। अच्छा, हाइड्रोजन के नीचे पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये ना तो कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर से तो सवाल ही नहीं है ना। जब इनके ऊपर वाले कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करे तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? ये तो लेस रिएक्टिव है। ये स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम रिएक्ट ही नहीं कर रहे होते। और यही रीजन है बेटा गोल्ड क्यों महंगा है। गोल्ड इसलिए महंगा है, ये गोल्ड जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्ट ही नहीं करता। मतलब अगर गोल्ड को मैं ऑक्सीजन के साथ रख भी दूं तो गोल्ड रिएक्ट थोड़ी ना करेगा। आयरन को ऑक्सीजन के साथ रख दो मतलब हवा में, तो आयरन जो है वो ऑक्साइड बना लेगा। मतलब अगर एक जमीन में आप आयरन के मेटल को और गोल्ड के मेटल को जमीन में दफना दो, तो 10 साल क्या 100 साल बाद भी जब गोल्ड को निकालोगे ना वो वैसे ही रहेगा। आयरन को जब 1 महीने बाद निकालोगे तो पूरी तरह जंग खा जाएगा। यही रीजन है गोल्ड महंगा एज अ करेंसी यूज होता है। रस्ट नहीं होता, जाया नहीं होता। क्लियर है? समझ आई बात? जी सर। अच्छा, अब मेटल्स का रिएक्शन ना हमें एसिड्स के साथ देखना है, लेकिन थोड़ा सा पहले एसिड्स देखते हैं कि एसिड्स क्या होता है। बेसिकली एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस that gives H positive ions in aqueous solution और that donates H positive ions in aqueous solution, ये भी कहते हैं इसको हम। तब जैसे हमारे पास एक एसिड है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl, ये याद रखना है फॉर्मूला इसका। जब HCl को आप पानी में डालते हो ना तो क्या होता है? इट आयोनाइजेस। मतलब HCl में हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, हमने बनाई भी है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाया हुआ होता है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाया हुआ होता है। तो होता है क्या है, वाटर में डालने से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन लूज कर बैठता है और क्लोरीन छीन के भाग जाता है इसका इलेक्ट्रॉन पानी में डालने से। तो हाइड्रोजन बेचारा H पॉजिटिव आयन रह जाता है।
और क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो क्लोरीन के पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो क्लोरीन नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन बना लेता है। तो इसको हम कहते हैं कि जो एसिड है ना, HCl मॉलिक्यूल, HCl कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना, तो HCl मॉलिक्यूल इज आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब कि ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, और जो इसने आयंस दिए हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट आयन है वो है H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। एसिड समझते हो ना, अभी हम एसिडिक एसिड्स एंड एल्कलीज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, स्पेशली हमारा जो रिएक्शन है ना मेटल्स के साथ, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो क्या है कि मेटल्स जैसे कि सोडियम मेटल है, वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का क्या मतलब है कि जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा NaCl। आपको पता है ना सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है, तो +1 आयन, क्लोराइड इज फ्रॉम ग्रुप 7 तो -1, तो फॉर्मूला बनेगा NaCl, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिखते हैं हम H2। चाहे कोई भी मेटल हो, वो एसिड के साथ अगर सारे मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट जो बनाएगा उसका फॉर्मूला बताओ, और हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी। MgCl। नहीं, इकरा बेटा आप अभी आए हो क्लास में? MgCl2। यस, MgCl2, बिकॉज मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम ग्रुप 2 से है ना, प्रोडक्ट टेबल रखो ना सामने, तो मैग्नीशियम पे जो चार्ज होगा वो 2 पॉजिटिव होगा। क्लोराइड इज फ्रॉम क्लोरीन -1, तो ये जो सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? दिस शुड बी MgCl2। सही है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, HCl के साथ 2 लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी पूरी। मोल्स में बैलेंसिंग सीखी है ना? अली ये OH क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आई, पूछ लो जरा माइक खोल के। अच्छा देखो, जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा, लेकिन सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में जैसे पोटेशियम करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम करेगा टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये ना, मैं इसके रिएक्शन में ऐसे दिखा देता हूँ। देखो पोटेशियम मेटल, it will react with HCl to produce salt, potassium chloride and hydrogen gas। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं कि HCl के साथ 2 लगा दें, पोटेशियम क्लोराइड के साथ 2 लगा दें, और पोटेशियम के साथ 2 लगा दें। या फिर इस इक्वेशन को ना हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं कि मैं क्या कहते हैं इसके साथ हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट हाफ लगा दूं। अब ये पोटेशियम है ना, ये बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो मैं हाइड्रोजन के साथ सिर्फ हाफ लगा दूं तो भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस बन रही है इसमें। इसी तरह पोटेशियम के नीचे कौन आता है? सोडियम। बैलेंसिंग समझ आ गई ना कैसे की है? तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस।
और इसके साथ भी हाफ लगा दो तो ये भी बैलेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बस फर्क क्या है कि पोटेशियम और सोडियम जो है ना वो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, जैसे वो पानी के साथ कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेकिन कैल्शियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, उसका फॉर्मूला बताओ। कैल्शियम क्लोराइड ना, CaCl2, क्योंकि कैल्शियम इज फ्रॉम ग्रुप 2 एंड क्लोरीन इज फ्रॉम ग्रुप 7, तो -1 CaCl2, और बनेगी हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए हम HCl के साथ 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये रिएक्ट तो करेगा लेकिन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं रिएक्ट स्पीडीली। देन वी हैव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। तो मैग्नीशियम करेगा एसिड के साथ रिएक्ट टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन ये स्लो रिएक्शन होगा। जैसे ना ये सारा हैंडआउट में ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ये दिखा देता हूँ। मैग्नीशियम करेगा, एल्यूमिनियम क्यों नहीं करेगा? सेम रीजन, ऑक्साइड लेयर बनी हुई है, अब एसिड भी अंदर नहीं जा रहा तो किससे रिएक्ट करेगा? जिंक रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रीडली रिएक्ट करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा। आयरन करेगा टू आयरन करेगा, यहाँ पे Pb लिखा हुआ है, दिस इज आयरन। लेड भी करेगा, चलो वहीं पे लिख लेते हैं इनको। मैग्नीशियम करेगा टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम को रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्टिव तो है लेकिन ऑक्साइड लेयर की वजह से रिएक्ट नहीं करेगा। नॉट रिएक्टिंग ड्यू टू ऑक्साइड लेयर। जिंक करेगा टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन करेगा टू प्रोड्यूस आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बाद में हैंडआउट से देख के आप कर लेना। लेकिन लेड के नीचे जैसे हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, दीज आर वेरी अनरिएक्टिव मेटल। ना तो ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहे थे, स्टीम के साथ कर रहे थे, ना ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब कॉपर भी रिएक्ट नहीं करेगा, सिल्वर भी नहीं करेगा, गोल्ड भी नहीं करेगा, और प्लेटिनियम भी नहीं करेगा। ठीक है, एज लेस रिएक्टिव। सही है। ईमान बेटा कौन सी ऑक्साइड लेयर का है? वही एल्यूमिनियम की ये पूछ रहे हो? वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ना, हवा में तो रखा हुआ होगा ना मेटल, एसिड में डालने से पहले। अगर रिएक्ट करवाना है तो पाउडर्ड एल्यूमिनियम बना के रिएक्ट करवाओ, हो जाएगा फिर रिएक्शन। क्लियर? जी सर। लिख लिया ये, बल्कि लिखा हुआ भी है हैंडआउट। हाँ, देखो ये है ना, मैं आपको अभी मैं इसका हैंडआउट लास्ट टाइम ग्रुप पे भेजा या नहीं भेजा? देखो अगर मैं कुछ भूल जाया करूँ तो प्लीज उस पर ग्रुप पे एक मैसेज डाल दिया करो, आपको मिल जाएगा। जी सर, लास्ट क्लास का और इस क्लास का डाल दीजिएगा प्लीज। हैंडआउट कह रहे हो ना? जी जी। लास्ट क्लास का एक ही पूरा कंबाइंड है ना, एक ही है वो। ठीक है।
सही है, तो ये यहाँ तक ना आपको याद करना है, ये पेज नंबर 10 पे जो दिया हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये बहुत जरूरी है। असल में अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको पहले रिडॉक्स पढ़ाऊंगा, मेटल का चैप्टर ना हम यहाँ पे रोकेंगे। मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फिर एसिड एंड बेसिस पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन चैप्टर्स में ना मेटल्स बहुत आता है, मतलब मेटल्स की इंफॉर्मेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, इसलिए मैंने आपको ना ये मेटल्स का इंट्रोडक्शन दिया है। इतना अभी फिलहाल आप याद रखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एसिड एंड बेसिस पढ़े रिडॉक्स से अपना काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्लास तो मैं आपका टेस्ट लूंगा वैसे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो अब केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट प्रिपेयर कर लो जरा ट्यूसडे के लिए। आपका हर हाल में ना ट्यूसडे को टेस्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का, सही है? चलो अभी जा सकते हो, नेक्स्ट क्लास सर में उस थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जी। सर उसमें मेटालिक बॉन्डिंग इंक्लूड होगी एग्जाम में, मतलब टेस्ट में? मेटेलिक बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग का पार्ट है ना, वो इंक्लूड होगा। ओके सर। इकरा विच चैप्टर, मेटल्स के चैप्टर में ये जो पेज सामने खुला हुआ है ना, पेज 10 एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये वाला।